हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रे ऑप्टिक्स। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले पे आते हैं एग्जाम में आपके। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बेसिकली क्या है और किस तरीके से इसके फॉर्मूलेज को हम ऑब्टेन करेंगे और किस मीडियम में। तो देखिए, जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये इसको समझने के लिए बहुत आसान सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक बहुत बड़ा ग्लास ले लीजिए आप। ग्लास है और ग्लास का एक छोटा रूप जो होता है, ग्लास का एक छोटा पार्ट जो होता है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो ग्लास होती है उसको आप अंदर से देखिए या बाहर से देखिए, है ना। तो जब बाहर से देखेंगे तो ये कर्व सरफेस दिखाई देगा, जब अंदर से देखेंगे तो ये धंसी हुई सरफेस दिखाई देगी। तो ये जो उभरी हुई सरफेस है और ये जो धंसी हुई सरफेस है, ये क्या है? कर्व्ड सरफेस है। इसी को स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, है ना। किसी भी एक बड़े ग्लास के एक छोटे से पार्ट को हम कंसीडर कर लेते हैं, या एक बड़ा सा ग्लास ही कंसीडर कर लीजिए। तो जब ग्लास हम कंसीडर करते हैं तो उसके दो तरफ अगर आप देखेंगे, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, तो ये कर्व्ड सरफेसेस दिखाई देंगी। तो एक को हम कहते हैं, जो उभरी हुई सरफेस है उसको कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और जो धंसी हुई सरफेस है उसको हम कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। तो एक एक करके हम इसको समझते चलेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ग्लास का, इसको हम कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। क्लियर? और ये वाला जो पार्ट है, जो अंदर धंसा हुआ पार्ट है, इसको हम कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ कंसिडरेशन कर लेते हैं। अब जैसे ये हमारा ग्लास है, तो ग्लास का सेंटर होगा। अब ग्लास के सेंटर को हम क्या बोल देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सी। और साथ के साथ इस पे एक पोल हम बनाते हैं, जहां जिस सरफेस के, जिस ग्लास के ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे, ये वाले पार्ट पे, यहां पे हम पोल बनाते हैं, है ना। ठीक है, जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, और इसको एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो जो लाइन ज्वाइन करती है इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है, अब ये क्या हो गया? ये पूरे सर्किल का रेडियस ही तो हो गया, यहां से लेके यहां तक। तो इसको हम आर बोलते हैं, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन द सेम वे, ये तो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए होगा, जो उभरी हुई सरफेस आपको दिखाई दे रही है। इन द सेम वे हम ये देखते हैं कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां बनेगा? लगभग यहां पे इसका सेंटर हो सकता है, इस पूरे स्फेरिकल सरफेस का। और जो पोल होगा, पोल ग्लास के ऊपर जहां पर रे इंसिडेंट कर दिया, वहां पोल बन जाता है। और इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो जिस एक्सिस का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? तो हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पोल, ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, ये रेडियस हो जाएगा, जिसको हम आर बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो कि हम समझे इसमें, तो ये सभी को याद रखना है। पोल कहाँ रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, उसके बाद डिस्टेंसेस के भी बारे में बात करेंगे। लेकिन फॉर्मूला निकालने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए। ये एजम्पशंस जिसको पता नहीं रहेगा वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, तो ये एजम्पशंस हमेशा आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला एजम्पशन क्या है कि ये जो हमारा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है,
एक बहुत बड़े ग्लास का एक छोटा सा पार्ट है, ये कंसिडर करेंगे। एक बहुत बड़े स्फेरिकल ग्लास प्लेट का, एक बहुत बड़े स्फेरिकल ग्लास का एक छोटा सा पार्ट है ना। और उसमें जो भी एंगल्स का फॉर्मेशन होगा, दूसरा एजम्पशन क्या है, जो भी इसमें एंगल्स का फॉर्मेशन होगा वो बहुत ही बहुत छोटा होगा, स्मॉलर एंगल्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। इतने छोटे एंगल्स का फॉर्मेशन होगा कि हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टैन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। मतलब इतना छोटा एंगल होगा, इतना स्मॉलर एंगल होगा। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, टैन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। इतने छोटे छोटे एंगल्स बनेंगे। और थीटा को भी हम साइन थीटा टैन थीटा लिख सकते हैं, दोनों आपस में इक्वल है ना, तीनों आपस में। ये क्लियर। तो दूसरा एजम्पशन तो आपका ये हो गया कि एंगल्स इसके बहुत छोटे बनेंगे। तीसरा जो है, जो इसका एजम्पशन है वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज है वो पॉइंट साइज कंसीडर करेंगे। ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज को क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट साइज। चौथा एजम्पशन जो है वो ये है कि जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा पोल से करते हैं। हमेशा जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा पोल से करेंगे। फोर्थ एजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन। डिस्टेंस हमेशा जो भी मेजर करेंगे वो पोल से करेंगे, क्योंकि जब फॉर्मूला हम बनाएंगे तो पोल से ही डिस्टेंस को मेजर करके बनाएंगे, ठीक है। और पांचवा जो एजम्पशन हम लेके चलेंगे वो साइन कन्वेंशन का है। जब भी लाइट रे इंसिडेंट करेगी और उसके डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे, लाइट रे के इंसिडेंट डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पे जो साइन कन्वेंशन होगा वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और अगर इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमको डिस्टेंस मेजर करना है तो वो हमेशा निगेटिव ही लेंगे। आ रही है बात समझ में, निगेटिव साइन ही लेंगे। तो ये जो हमारा 5 एजम्पशन हमने बताया, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन है आगे आने वाले डेरिवेशन के लिए। तो यहां पे हम दो चीज सीखेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कहां होता है, कैसे होता है, किस पॉइंट पे होगा। और जब हम ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखते हैं तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन कैसे और कहां होता है और उसका फॉर्मूला क्या निकल करके आता है, वो चीज हम सीखेंगे। पहले हम ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रख के देखेंगे क्या फॉर्मूला बनेगा और इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा। फिर ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखेंगे, देखेंगे फॉर्मूला कैसा बनता है और इमेज कहां हमारी बनती है ना। तो सबसे पहले हम पहला फॉर्मूले पे हम चलते हैं और उसके डेरिवेशन को देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रेयरर मीडियम में रखेंगे और देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो हमने ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिया है। एक चीज पिछले सेक्शन में बताना रह गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस यानी म्यू1 और म्यू2, जो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसीडर करेंगे वो म्यू1 है ना, एयर का म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो डेंसर मीडियम है ग्लास के अंदर का जो मीडियम है उसको हम म्यू2 कंसीडर कर लेंगे। ये चीज याद रखिएगा। यही लेकर के जितने भी डेरिवेशंस करेंगे हम सब में यही कंसीडर करेंगे। जो एजम्पशंस एक बार मान लिया यही चलेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसमें हम एक प्रिंसिपल एक्सिस का फॉर्मेशन किए हैं। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट जो होगा, चाहे इमेज का फॉर्मेशन चाहे ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन जो होगा वो पॉइंट साइज का होगा। तो यहां से लाइट जब फॉल करेगी इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो होता क्या है कि ये रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है ना, नॉर्मल से बेंड हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसिडर कर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ मान लेते हैं, है ना, क्योंकि ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और पोल ये है ही आपका, इसको हम पी ले लेते हैं। जब लाइट यहाँ पे फॉल की तो नॉर्मल से, नॉर्मल हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल से क्या होगा, ये बेंड कर जाएगी सीधे इस तरीके से, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन करेगी जिसको हम आई बोल रहे हैं। तो एक लाइट रे तो ऐसे जाएगी, है ना, जो नॉर्मल से बेंड हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में चल रही है। और एक लाइट रे सीधे जाएगी, एकदम सीधे जाएगी। और आपको पता है जो एक लाइट रे जब भी सीधे जाती है तो बिना डेविएट होते हुए सीधे पास करती है इस तरीके से, क्योंकि वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर पड़ती है। तो जब भी लाइट रे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर पड़ेगी तो बिना डेविएट हुए वो सीधे पास करती है, ठीक है।
तो ये जो है सीधे लाइट रे जो है सीधे पास कर रही है, और ये लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो बेंड हो जा रही है नॉर्मल से। तो ये हमने नॉर्मल कंसिडर कर लिया, और जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको हम एम मान लेते हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि ये एम है। अब डिस्टेंसेस के नाम लिख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, तो पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या लेते हैं हम हमेशा u, और पोल से इमेज का जो डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं हम v। क्लियर? और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है वो हम बता चुके हैं पीछे, क्या मानते हैं उसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर r। इतनी बात सभी को क्लियर है? अब यहां पे जो एंगल्स का फॉर्मेशन हम कंसीडर कर रहे हैं वो बहुत ही स्मॉलर एंगल्स कंसीडर कर रहे हैं, वो हम अपने से मान रहे हैं। ठीक है, ये अपने से मान रहे हैं, ये सब में सारे डेरिवेशन से यही माना जाएगा। जो ऑब्जेक्ट पे हमने कंसीडर किया है एंगल वो अल्फा, जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं वो गामा, और जो इमेज पे एंगल कंसीडर कर रहे हैं वो बीटा, ये हम कंसीडर कर लेंगे। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, वो कहां बनेगा? तो ये लाइट रे इसके ऊपर पड़ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई यहां पर और आर यहां पर हो जाएगा, है ना? ये रिफ्लेक्ट कर रही है यहां से। तो इस एम पॉइंट पे हम सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाएंगे, है ना? तो स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ वी हैव स्नेल्स लॉ वी हैव क्या हो जाएगा? μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। अब हमने बताया था लास्ट सेक्शन में कि साइन आई साइन आर ये बहुत ही छोटे छोटे एंगल्स हैं, तो साइन आई को डायरेक्टली हम आई लिख सकते हैं, साइन आर को डायरेक्टली हम आर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा μ1 i इज इक्वल टू μ2 r। अब यहां तक हम बात पहुंच गई इक्वेशन नंबर 1, इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब ये जो हमारा आई और आर है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? तो आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पहले समझिए। ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है क्या मैं बता देता हूं। अगर ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, तो ट्रायंगल के दोनों इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा। ये ट्रायंगल के दोनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यही कंसेप्ट हम यहां लगाएंगे। तो यहां पे देखिए ये ट्रायंगल देखिए ओ एम सी ट्रायंगल, देखिए इसमें क्या है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, आई है, और दोनों इंटीरियर एंगल कौन सा है, अल्फा और गामा है। तो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अगेन अगर ये वाला ट्रायंगल देखें एम सी आई अगर ये ट्रायंगल देखा जाए तो इसमें गामा एक्सटीरियर हो जा रहा है और इंटीरियर आर और बीटा हो जा रहा है। तो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू निकल गई, यहां से आर की वैल्यू निकालना है, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब आई और आर की वैल्यू पता है, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया जाए। यहाँ पे आई है, यहाँ पे आर है, हमको आई की भी वैल्यू पता है, आर की भी वैल्यू पता है, इन दोनों वैल्यूज को उठा के भी यहां रखते हैं। तो μ1 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस बीटा। अब ये गामा अल्फा गामा बीटा को किस तरीके से लिखा जाए, तो इस चीज को फॉर्मूला बनाना है। तो इस चीज को करने के लिए यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, जिसको हम नाम n दे देते हैं। ये परपेंडिकुलर एक नॉर्मल हमने कंस्ट्रक्ट किया है जिसको नाम हम n दे रहे हैं। अब tan के पर्सपेक्टिव में लिखिए, आप किसी भी रेशियो के पर्सपेक्टिव में लिख सकते हैं, आंसर आपका उतना ही आएगा। तो tan के पर्सपेक्टिव में अगर लिखा जाए तो ये ट्रायंगल देखिए ओ एम एन लिखें, तो अगर tan अल्फा की वैल्यू अगर निकाले, tan अल्फा की वैल्यू, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना, अल्फा है, गामा है, बीटा है। तो अगर हम tan
थीटा को थीटा लिख सकते हैं, यानी अगर tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं तो अल्फा को भी tan अल्फा लिख सकते हैं। अगर सिंपल अल्फा है तो उसको tan अल्फा लिखा जा सकता है। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, μ1 tan अल्फा प्लस tan गामा इक्वल टू μ2 tan गामा माइनस tan बीटा, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम बीटा को tan बीटा साइन के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम tan लेके चल रहे हैं। तो ये हम नॉर्मल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, और tan अल्फा का अगर वैल्यू यहां से निकाला जाए ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया mn, और बेस क्या हो गया on, तो mn अपॉन में on हो जाएगा। तो μ1 लिख के चल रहे हैं, mn अपॉन में on हो जाएगा, प्लस tan गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अगर गामा देखा जाए तो ये वाला ट्रायंगल देखेंगे MNC, तो mn अपॉन में NC, mn अपॉन में NC, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस μ2, और फिर अगेन tan गामा है तो tan गामा की वैल्यू अभी निकाले हैं, mn अपॉन में NC माइनस tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब tan बीटा के लिए देखने के लिए ये ट्रायंगल देखेंगे MNI, MNI तो क्या हो जाएगा mn अपॉन में NI, mn अपॉन में NI हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे mn 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 mn, यहाँ पे क्या है, ये सब में mn है, तो अगर mn से डिवाइड कर दिया जाए तो कोई समस्या नहीं होगी, या खाली हो जाएगा और सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, mn से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो डिवाइडिंग बाई mn, तो μ1 1 अपॉन में on प्लस 1 अपॉन में NC, μ2 1 अपॉन में NC माइनस 1 अपॉन में NI। ये क्लियर है। अब देखिए ये जो डिस्टेंसेस है ना बेटा, ON NC NC NI, ये n से डिस्टेंसेस है, मतलब ये जो हमने पॉइंट माना है n, यहां से डिस्टेंस है ON NC NI, ये n से डिस्टेंसेस है। और हमने क्या एजम्पशन लिया था कि जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पोल से करेंगे, तो पोल से डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n और p आपस में बहुत ही क्लोज हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े स्फेरिकल का एक ये छोटा सा पार्ट है, एक बहुत बड़े स्फेरिकल ग्लास का ये एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर ये p और n, ये p पॉइंट है, पोल है, और ये n अगर देखा जाए तो काफी आपस में क्लोज है, तो इसको अगर हम n को p लिख दे तो कोई समस्या नहीं है ना। अगर जहां जो हम n से मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, अगर वो p से करें तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। तो अब हम क्या करेंगे, जहां हम n से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो p से डिस्टेंस मेजर करेंगे, तब आपका फॉर्मूला निकलेगा। तो जहां पे ON लिख रहे हैं वहां पे OP लिख देंगे, जहां पे NC लिख रहे हैं वहां PC लिख देंगे, जहां NI लिख रहे हैं वहां PI लिख देंगे, मीन्स पोल से मेजर कर लेंगे डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, μ1 1 अपॉन में ON की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, ON की जगह पे लिखा जा सकता है OP प्लस NC, NC की जगह पे लिखा जा सकता है PC, NC की जगह पे PC माइनस NI की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, NI की जगह पे PI। अब आप यहाँ पे वो वेरिएबल को सिचुएट कर दिए जो आप माने हैं, यानी OP को आप U माने हैं, आप PI को V माने हैं, PC को R माने हैं, लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ रखना है। तो जब साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे तो हमने बताया था जिस डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट कर रही है उस डायरेक्शन का जो भी हम साइन कन्वेंशन लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। अगर इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो वहां का जो साइन कन्वेंशन लेते हैं हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो यहां से हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हम जा रहे हैं कहां पे, ये लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट कर रही है ग्लास प्लेट पे, और यहां से सीधे कहां पहुंच रही है, जिस डायरेक्शन में लाइट रे पड़ रही है उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो वहां का डिस्टेंस जो होगा पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यहां से हम जा रहे हैं और यहाँ का डिस्टेंस क्या है, u है। तो देखिए हम पोल पे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, पोल पे खड़े हो जाएंगे, हम पोल पे खड़े हो गए। अब हमको कौन सा डिस्टेंस मेजर करना है, तो ये वाला डिस्टेंस मेजर करना है। तो पोल से हमको इधर जाना पड़ेगा, अपने आप को हम इधर खड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो पोल से हमको कहां जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कर रही है तो हम लाइट रे के इंसिडेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, लाइट रे ऐसे जा रही है, तो u हमेशा क्या हो जाएगा, इस केस में निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो u को हम निगेटिव ले लेंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं,
अब ओपी है तो ओपी को हम क्या लिख रहे हैं, यू, तो यू को हम क्या लेंगे, निगेटिव, प्लस 1 में। अब ये पीसी है तो पीसी हमारा क्या है, आर है। अब देखिए पोल पे हम अपने आप को खड़ा कर लेंगे, पोल पे खड़ा कर लिए, ये पोल पे। अब हमको डिस्टेंस कहां मेजर करना है, इस साइड मेजर करना है, तो हम इधर चलेंगे, तो हम उसी डायरेक्शन चल रहे हैं जिस डायरेक्शन में लाइट रे है, तो आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद इज इक्वल टू म्यू टू 1 में पीसी, तो 1 में पीसी, पीसी क्या है हमारा, आर है, अगेन अगेन हमारा जो है साइन कन्वेंशन पॉजिटिव आर हो जाएगा, और माइनस 1 में पी आई। अगर पी आई का देखा जाए, पी आई कहाँ है, तो पोल पे अपने आप को खड़ा कर लेंगे, और पी आई डिस्टेंस हमको मेजर करना है, तो लाइट इधर से इंसिडेंट कर रही है, देखिए ये ओ इधर से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इधर से लाइट इंसिडेंट हो रही है, और हम इस डायरेक्शन जा रहे हैं, मीन्स लाइट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगेन ये जो डिस्टेंस हमारा v है, मीन्स पी आई का जो डिस्टेंस है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये v हो जाएगा। क्लियर, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस μ1 में u प्लस μ1 में r इज इक्वल टू μ2 में r माइनस μ2 में v। तो अगर देखा जाए यहाँ पे, एक काम करते हैं, इस r को एक जगह कर लेते हैं और v को इधर ले आते हैं, तो माइनस μ1 में u प्लस μ2 में v इज इक्वल टू μ2 में r माइनस μ1 में r है यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ से r दोनों जगह पे तो कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे लिखते हैं माइनस μ1 में u प्लस μ2 में v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 में r, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो आपका फॉर्मूला निकल के आया है, ये आपका डिजायर्ड फॉर्मूला है जो आपको चाहिए था, है ना। तो जितने सारे एजम्पशन हमने किए और बनाए वो आप इस चीज को याद रखेंगे। ये आपका ये प्रॉपर कंप्लीट डेरिवेशन है। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी बच्चों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स नोट्स चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिया हुआ है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।